हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है। हमेशा की तरह 40 एमसीक्यू हम करेंगे, 20 एमसीक्यू आपको यहाँ मिलेंगे और बाकी के 20 एमसीक्यू आपको ऐप के अंदर मिलेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे शुरू करें, इससे पहले आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। देखिए क्या लिखा है, ये है क्वांटिटी कि आपने उत्पादन नहीं किया, 1 यूनिट बनाई तो क्या होगा, 2 बनाई तो क्या होगा, और इस तरह से 6 बनाई तो क्या होगा। ये जो कॉलम आप देख रहे हो वो TFC है, जिसका मतलब है टोटल फिक्स कॉस्ट। 60 रुपए ही आ रही है, यानी आप कितना भी उत्पादन करो 60 रुपए आएगी। ये सारी बातें अभी आगे आने वाली वीडियो में इसी वीडियो में काम आएंगी कि फिक्स कॉस्ट वो होती है जो शॉर्ट रन में फिक्स्ड रहती है। चाहे आप प्रोडक्शन कितना ही करें, कम करें, ज़्यादा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, TVC हमें निकालनी है, कॉलम ब्लैंक है, और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के टोटल कॉस्ट बनती है। तो ये कॉलम जो होता है, अगर मैं इस कॉलम के नाम रखूं, जस्ट अ मिनट, कि अगर हम इस कॉलम का नाम रखें फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। देखिए आज का टॉपिक वीडियो समझने के लिए आपको ये टेबल समझना पड़ेगा। अगर आपको हाँ पता है तो आप स्किप करके आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, अभी MCQ ही आएंगे। और ये जो TC है ये 2 + 3 से बनता है, ठीक है। अब ये क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, यानी वेरिएबल कॉस्ट ये वाला है, तो आप अगर अपने 3 नंबर कॉलम को 1 नंबर कॉलम से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा। इसी तरह अगर आप अपनी फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, यानी जो आपका सेकंड नंबर कॉलम है उसको आप फर्स्ट नंबर कॉलम से डिवाइड करेंगे तो ये कॉलम जनरेट होगा। और इसके बाद है AC और ATC, एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आपको टोटल कॉस्ट रखनी पड़ेगी, अपॉन में क्वांटिटी रखनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट यानी ये वाला कॉलम 1, 2, 3 और 4 नंबर कॉलम। तो आपको 4 नंबर कॉलम के अंदर जो क्वांटिटी फर्स्ट नंबर कॉलम में है वो डिवाइड करनी पड़ेगी। ऑल्टरनेटिवली आप चाहो तो ये वाला जो कॉलम है, पांचवा और छठा, आप 5 + 6 को भी जोड़ सकते हो। यानी अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को जोड़ दें तो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाती है। और इसके अलावा मार्जिनल कॉस्ट, हमें पता है कि टोटल कॉस्ट जो n बिंदु पे आती है और टोटल कॉस्ट जो n-1 बिंदु पे आती है वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। यानी जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं वैसे वैसे जो कॉस्ट आती है वो मार्जिनल कॉस्ट आती है। हिंदी में भी सबके नाम पता है। सो अब मैं शुरू करता हूँ। अब ध्यान से अपने कोई टेबल भरनी है। जब इन्होंने प्रोडक्शन नहीं किया तो इनकी कॉस्ट 60 रुपये आई, ठीक है, समझ में आता है। अगर इन्होंने प्रोडक्शन नहीं किया तो कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी और टोटल कॉस्ट आएगी डेफिनेटली 60 और 0 मिला के ये आएगी। मैं बाकी कॉलम बाद में भर दूंगा सारे। अब आप देखो, जब हमने पहली यूनिट बनाई तो 30 रुपये कॉस्ट लगी। 1 यूनिट को बनाने में हमारे 30 रुपये लगे, ध्यान दीजिएगा 30 रुपये लगे। तो 60 रुपये तो हमारे लग ही रहे हैं, 30 रुपये हमारे और लग गए, तो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 90 रुपये। देखते रहिएगा, ये सारा का सारा आंसर आगे है, पर मैं समझाना बता रहा हूँ कि वो अगला कैसे बना। जब हमने सेकेंड यूनिट बनाई तो हमारा 10 रुपया और लगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब बहुत है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, पूरी तरह सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड यूनिट को बनाने में आपके 10 रुपए और लगे, तो 30 रुपए तो लग गए थे पहली यूनिट को बनाने में और 10 रुपए आपके और लग गए, तो अब आपके यहां लग गए 40 रुपए। और 60 रुपए तो फिक्स कॉस्ट लगी रही है, तो 60 और 40 मिला के 100। बने रहिए। नेक्स्ट, थर्ड यूनिट को बनाने में मात्र 5 रुपए लगे। 40 तो मेरे पहले ही लग रहे थे, 5 और लग गए, 45 और 60 105। आप चाहो तो एक एक कॉलम तसल्ली से बना सकते हो, ये 2 कॉलम आराम से बन रहे तो मैं बना रहा हूं। चौथी यूनिट को बनाने में 10 रुपए और लगे, मार्जिनल कॉस्ट के साथ आपको वर्ड चिपकाने और लगे, अतिरिक्त लागत 10 रुपए आपके और लगे। 45 तो लग ही रहे थे, 10 रुपए और लग गए, तो यहां तक आते आते 115 रुपए हो गई आपकी। पांचवी यूनिट को बनाने में 20 रुपए और लगे, 55 लग रहे थे, 20 और लग गए 75, और 60 तो लग ही रहे हैं 135। इस 60 का तो कोई इलाज नहीं है। इनसे मैं क्या है, जब आगे के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको मेरी सारी बातें समझ में आएंगी।
मैंने कहा अगर आपका पढ़ा हुआ है तो स्किप कर दो। छठी यूनिट को बनाने में 45 रुपये लगे, 45 रुपये लगे, 75 और लगे, 75 लग ही रहे थे, तो ये हो गए 120 और 60 180। अब तो ये वाले कॉलम इतने कोई खास नहीं है, जैसे मैं बनाऊंगा, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट, इसको हिंदी में बोलेंगे औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत आप कैसे निकालेंगे? आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, पहले में तो निकलेगी नहीं, 30, ये वाला 30 डिवाइडेड बाय 1, 40 डिवाइडेड बाय 2, 45 डिवाइडेड बाय 3, 55 डिवाइडेड बाय 4, तो 55 बटा हुआ 4, 55 का आधा हो गया 27.5 और आधा और कर दो 13.75, 75 बटा हुआ 5, 120 बटा हुआ 6, तो ये आपका हो गया एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अगर 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 आप इसको ग्राफ पेपर पे रखोगे तो आपका एवीसी कर्व बन जाएगा। कोई सी भी संख्या को आप ग्राफ पे रख दोगे तो वो कर्व बन जाएगा या रेखा बन जाएगी। आ जाओ एएफसी, एएफसी के साथ एक खास बात बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि टेबल में मैंने 10 मिनट क्यों लगाए। आप देखो, ये है आपकी फिक्स कॉस्ट, 60 रुपए डिवाइडेड बाय 1, 60, 60 रुपए डिवाइडेड बाय 2, देन 60 डिवाइडेड बाय 3, 60 बटा हुआ 4, 60 बटा हुआ 5, 60 बटा हुआ 6, 10। क्या देखा? एवरेज फिक्स कॉस्ट हर उत्पादन के साथ घटती चली जाती है। इसलिए एक मजेदार बात बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है पर यूनिट वेरिएबल होती है। वापस बोलूं, फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है इन टोटैलिटी, पर वो पर यूनिट देखा जाए तो वेरिएबल रहती है, क्योंकि वो हर यूनिट के साथ, उत्पादन के साथ बदलती जाती है और ज़्यादा उत्पादन होने पे कम होती जाती है। इसीलिए जो बड़े घराने, बड़ी फैक्ट्रीज बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं वो जीत जाते हैं, क्योंकि वो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो उनकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। ठीक है, यानी अगर आप एक इकाई बना रहे हो तो आपकी कॉस्ट 60 रुपये आ रही है, और वहीं आप 6 इकाइयाँ बना रहे हो तो आपकी कॉस्ट मात्र 10 रुपये आ रही है। इसलिए बड़ा प्लेयर जीतता है, इसलिए अमीर अमीर होता है और होता ही चला जाता है। और ये जो एवरेज कॉस्ट है वो आप कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली बात है, आप टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग देके। तो जैसे ये 90 रुपये, 90 में आपने एक का भाग दिया, 90, थोड़ा और बताऊंगा, 100 रुपये में 2 इकाइयाँ, तो 100 बटा 2, 50। ऑल्टरनेटिवली देखो, कॉस्ट किससे बनती है? फिक्स कॉस्ट से और वेरिएबल कॉस्ट से मिलके। तो आप एएफसी और एवीसी को जोड़ के भी निकाल सकते हो। तो आप जैसे ये 30 और 60 को जोड़ा तो 90 बन गया, ये 20 और 30 को जोड़ा 50 बन गया, 15 और 20 35। ये आपकी इच्छा है कि आपको एसी कैसे निकालनी है। 13.75 और 15 28.75, 15 और 12 27, 20 और 10 30। ठीक है, टेबल का कुछ हिस्सा देकर कुछ हिस्सा आपसे पूछा जा सकता है, जिसको एक टेबल के कहें फिल इन द ब्लैंक्स कॉलम भरने आते हैं, वो काफ़ी हद तक इस चैप्टर को निभा लेता है अच्छे से। अब आगे मैंने सारा दे रखा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप लगाइए, सीमांत लागत को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकता है? तो सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, कैसे निकालते हैं? एक इकाई को बनाने में जो और लगता है पैसा, वो होती है मार्जिनल कॉस्ट। पहला ऑप्शन है टीसी अपॉन क्यू। अगर आप टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी डिवाइड करोगे तो आपकी एसी आएगी। तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है बेटा, ये एसी का है। मार्जिनल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एक इकाई की ही निकाली जाती है, तो ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। इसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे सपोज करो कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है पहले आ रही थी 400 और आप यूनिट्स बना रहे थे, मान लेते हैं 10, और अब आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है मान लीजिए 420 और आप यूनिट बना रहे हैं 11। तो वैसे तो इस कहानी से ही आप समझ गए कि आपकी 11th यूनिट की कॉस्ट 20 रुपये है, पर इसको फॉर्मूले में कैसे देखेंगे? फॉर्मूले में देखेंगे कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया।
टोटल कॉस्ट में 400 और 420 हो गई, तो टोटल कॉस्ट में चेंज आया 20 रुपये। अपॉन में देखेंगे क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 10 से 11 हो गई, तो चेंज कितना आया 1 का, तो 20/1 अल्टीमेटली 20 हो गया। कहने का मतलब है जो आपको यहाँ से देख के पता लग रहा है कि 400 से हमारी लागत 420 हो गई, तो मार्जिनल कॉस्ट 20 रुपये रही होगी। इसी को फॉर्मूले के शेप में चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी से करके निकाल सकते हैं, और इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। सपोज मैंने तो अभी जानबूझ के 10 और 11 रखा, अगर मैं यहाँ पे रखता पहले यहाँ 10 थी और बाद में 15 है, तो मैं बोलता कॉस्ट में चेंज आया 20 का और क्वांटिटी में चेंज आया 5 का, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो जाती 4 रुपये यूनिट। एक इकाई को बनाने में लागत लग रही है 4, इसीलिए 5 इकाइयों को बनाने में लागत लगी 20। आप समझ गए, ये फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्ट का। तो मार्जिनल कॉस्ट देखो, एक तो होती है थ्योरी कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एक ये कि फॉर्मूले के शेप में कैसे निकलती है। एक फॉर्मूला और है, और मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे शुरुआती क्वेश्चनों में थोड़ा समय मेरे को ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं जब तक टॉपिक पे आऊँ ये देखो आपकी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी लिखी थी, आपकी टोटल कॉस्ट n बिंदु पे, उसमें से आप माइनस कर दो टोटल कॉस्ट n-1 बिंदु पे, है ना। यानी अगर n बिंदु है 15वां, तो 15 इकाइयों की कुल लागत, और ये है 15-1 यानी 14 इकाइयों की कुल लागत, यानी 14 इकाइयों की कुल लागत और 15 इकाइयों की कुल लागत का जो गैप होता है वही आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है। ठीक है, तो ये अपना हो गया फॉर्मूला। इसको देख लो, ये क्या है, अगर एवरेज कॉस्ट को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे अगर एवरेज कॉस्ट का ये फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, तो आप कहेंगे ये एक फॉर्मूला है, मैं कहूँगा ये 3 फॉर्मूले हैं। अगर आप इनको इधर उधर हिलाते हो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, AC को Q से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो TC बन जाता है, तो ये TC का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या आप Q को इधर ले जाओ, AC को इधर लाओ, यानी TC अपॉन AC करके आप उत्पादन की मात्रा पता कर सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे ये है, अगर सूत्र में 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, तो मतलब ये 3 सूत्र बन सकते हैं इससे, और कई बार तो उससे भी ज़्यादा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूपी TGT, यूपी PGT, LT ग्रेड कॉमर्स, UK SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है, और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या हैं, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं
तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है। अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी है। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई होती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता। आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं करता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, औसत लागत ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे। तो औसत लागत, तो आप हमेशा देखो कि आपने कितनी लागत आ रही है टोटल, और आपने कितना प्रोडक्शन किया। यानी अगर आप टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला है MC अपॉन क्यू। इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं होता। TC अपॉन क्यू ये एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ये मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है। और MC को Q से मल्टीप्लाई कराओगे, ऐसा कुछ विशेष निकल के नहीं आएगा। ये पता लग जाएगा कि हाँ कितनी लागत आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो TC अपॉन Q करोगे तो आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। ये इसका B आंसर रहेगा, ठीक है। चलो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, अब आपको ये देख रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने बने या नहीं बने। औसत लागत जो एवरेज कॉस्ट होती है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है या कोई एक। आप सोचो कि औसत लागत कैसे बनती है। बहुत सारे तरीके हैं, फिर भी अगर आप अपनी एवरेज फिक्स कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दो तो आपकी ऐसी बनती है ना। अब क्या है, देखो वेरिएबल कॉस्ट तो आप प्रोडक्शन करोगे तो लगेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ज़्यादा लगेगी, कम करोगे कम लगेगी। इसको बोलते ही परिवर्तनशील लागत इसलिए है क्योंकि ये परिवर्तित होती है उत्पादन की मात्रा के साथ। यानी अगर सपोज करो जीरो उत्पादन भी है, अगर जीरो उत्पादन है तो ये वाली लागत तो आपकी नहीं लगेगी, और ज़्यादा उत्पादन करोगे तो ज़्यादा लगेगी। लेकिन ये जो लागत है ये बनती है फिक्स कॉस्ट से। फिक्स कॉस्ट में क्वांटिटी डिवाइड करके, और फिक्स कॉस्ट आपके मिनिमम लगती ही लगती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक ज़माने में मैं कोचिंग कराता था और उसके लिए मैंने रूम ले रखा था, और मान लीजिए, सच भी है लेकिन मान अभी कहानी में इतने फिगर याद नहीं है तो मान के चले, मान लो मैं रूम के 3,000 रुपये देता था, ठीक है। और मेरे पास 50 बच्चे पढ़ने आते थे। 3,000 रुपये देता था, 50 बच्चे पढ़ने आते थे, 3,000 फिक्स था। अब अगर मेरे पास 40 बच्चे आएंगे तो भी 3,000 लगेंगे, और मेरे पास अगर 60 बच्चे आते थे तो भी 3,000 लगेंगे, क्योंकि मेरे को तो रूम का जो भाड़ा है वो देना था। आप इसे डिवाइड करो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 60 रुपये। अगर आप इसको फिक्स कॉस्ट देखो तो मेरी यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हो गई 60 रुपये पर स्टूडेंट। इस केस में हो गई 75 रुपये पर स्टूडेंट, और इस केस में हो गई आपकी 50 रुपये पर स्टूडेंट। मतलब एक बेयर मिनिमम फिक्स कॉस्ट तो लगेगी लगेगी। ये तब भी लगेगी जब छुट्टियां पड़ जाती थी, जब छुट्टियां पड़ जाती थी और बच्चा मेरे पास आता ही नहीं था तो भी फिक्स कॉस्ट, या एक बच्चा भी आता है तो फिक्स कॉस्ट तो लगती ही लगती थी। मैं कहना चाहता हूँ आपकी फिक्स कॉस्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये कॉस्ट इसको हमेशा पॉजिटिव रखेगी। वेरिएबल कॉस्ट फिर भी जीरो हो सकती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट के पॉजिटिव होने से एवरेज कॉस्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा धनात्मक रहेगी। तो इसीलिए आपको शब्दों के मतलब, मीनिंग वो सारे पता होने चाहिए। धनात्मक रहेगी जी, ठीक है, ए रहेगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिर पूछता है सीमांत लागत जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसी हो सकती है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपरोक्त सभी। इसमें भी प्राइमा फेसी आपको लगेगा कि सर मार्जिनल कॉस्ट भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। ऐसा दिमाग में है तो वैसे गलत नहीं सोच रहे हो। लेकिन देखो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे खेल हो सकता है। जैसे हो सकता है
कि आप 8 इकाइयाँ बनाएं, 8 इकाइयाँ बनाएं, ध्यान से ना, तो आपकी टोटल कॉस्ट 100 आए। नाइन्थ 9 इकाइयाँ बनाए तो आपकी टोटल कॉस्ट 120 आए। यहाँ पे अगर आप मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे तो आप बोलोगे कि 9वीं इकाई की मार्जिनल कॉस्ट 20 है, सही भी है, 100 से 120 हो गया तो 9th इकाई पे 20 रुपये लगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ गज़ब ये हो सकता है कि 10 इकाइयों पे आपकी कॉस्ट, मान लेते हैं, एक सेकेंड है ना, 10 इकाइयों पे भी आपकी कॉस्ट 120 लगे। मतलब जितने खर्चे में आपकी 9 इकाइयाँ बन रही थी उतने ही खर्चे में आपकी 10 इकाइयाँ बन जाए। कि सर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है अगर अपन अपने रिसोर्सेज का बहुत ही बेहतर तरीके से यूज़ करें, ऑप्टिमल यूज़ करें। ये ठीक वैसी ही बात है, 2 मिनट के लिए सुनना। अगर आपके जैसे प्रिंटर वगैरह आपके पास हो, और नहीं होगा तो ठीक है, समझ तो जाओगे बात। अगर आपका प्रिंटर हो तो प्रिंटर में कार्ट्रिज डलता है, रिफिल है ना, टोनर टोनर डलता है, उस टोनर से आप पेपर निकालते हो। अब आप समझना, 300 रुपये का उसका रिफिलिंग होता है, और हो सकता है कि आप उससे 500 पेपर निकाल लो, है ना। और ये भी हो सकता है कि आप उसी 300 रुपये के टोनर से बहुत ढंग से टोनर को इस्तेमाल करो तो 600 पेपर निकाल लो, ऐसा हो सकता है। तो कई बार आपका प्रोडक्शन बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए भी बढ़ जाता है। जैसे यहाँ बढ़ गया, यहाँ पे आपने पहले भी 300 दिए, अभी भी 300 दिए, लेकिन पहले आप 500 पेपर निकाल रहे थे। सपोज आपकी फोटोकॉपी मशीन की दुकान है, पहले आप 500 निकाल रहे थे, अब आप 600 निकाल रहे हो, ठीक है। तो कई बार बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए भी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट क्या हुई? 10वीं इकाई पे मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं लगी। और मैं इससे भी गजब बात बता रहा हूँ, अगर आप अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करके, अलोकेशन या री असाइनमेंट करके, आप मानेंगे नहीं, अगर जैसे आपके पास अगर एक ट्रैवल एजेंसी हो, आपके पास बहुत सारी बसें वगैरह हों, तो उन बसों के टाइमिंग की शेड्यूलिंग और रीशेड्यूलिंग करके और उनके बीच में लगने वाला टाइम गैप कम करके आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। यानी, और बिना बसों की संख्या बढ़ाए, बिना बसों की संख्या बढ़ाए आप बसों के फेरे बढ़ा सकते हो, जस्ट उसको थोड़ा सा प्रॉपर प्लान करके, ठीक है। इसलिए प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हो सकता है कि आपकी 11 इकाइयों की उत्पादन लागत 110 रुपये आए, ऐसा हो सकता है। इसमें कोई मिरेकल वाली बात नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन से ये चीज़ भी संभव है। तो यहाँ 120 आ रही थी, यहाँ 110 आ रही है, यानी 11वीं इकाई की मार्जिनल कॉस्ट -10 हो गई। जनरली गले नहीं उतरती, क्योंकि जनरली दिमाग में यही होता है एक्स्ट्रा इकाई के उत्पादन में एक्स्ट्रा लागत लगेगी। लेकिन कई बार आप, ये वाला जो सीन है ये है, बिना हमने लागत बढ़ाए उत्पादन बढ़ा लिया, और यहाँ हमने उत्पादन बढ़ा दिया और लागत भी कम कर ली। ये तो मतलब गेम चेंजर है ये वाली चीज़। तो मार्जिनल कॉस्ट पॉजिटिव हो सकती है, शून्य हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो ये उपयुक्त सभी आएगा। अब आप चाहो तो रटो, पर मैं चाहता हूँ से मेरा मतलब है कि जो चीज़ें समझी जा सकती हैं उनको आपको समझ लेना चाहिए, ताकि रटने के लिए फिर कम सामान बचे। परिभाषाएं वगैरह वैसे ही हमें रटनी पड़ती है और दुनिया जहान की चीज़ें रटनी पड़ती है। तो जो चीज़ों को हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो वो अपने को कर लेनी चाहिए। तो ये है कि एवरेज कॉस्ट आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगी, और मार्जिनल कॉस्ट कोई सा भी रूप ले सकती है, इच्छाधारी नागिन, तो कुछ भी हो सकता है। ये सारे रीजन वगैरह सब लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वक्रों में से किसके अलावा सभी यू आकार के वक्र हैं? तो आप जो आंकड़े हैं जो थोड़ी देर पहले आपने देखे, उसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इन सब के आप कर्व बनाओगे ना, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से मिलेंगे आपको, ठीक है। कि पहले शुरू होंगे, फिर उत्पत्ति वृद्धि नियम लगता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम, जब उत्पादन तेजी से बढ़ता है, इनपुट के मुकाबले आउटपुट अच्छा बढ़ता है, तो आपकी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम लगने की वजह से आपको मिनिमम कॉस्ट, ये कॉस्ट को दिखाने वाला बिंदु है, मिनिमम कॉस्ट अचीव होगी, और फिर कॉस्ट एक बिंदु के बाद बढ़ने लग जाएगी। तो आपको ये तीनों के कर्व एग्जैक्ट शेप में हो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये यू शेप देखने को मिलेंगे। लेकिन आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व है वो आपका डिक्लाइन होता जाएगा, और आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अभी थोड़ी देर बाद आएगा। क्या होता है मैं आपको इस चित्र के माध्यम से बताता हूँ, थोड़ा चित्र भी आप समझो। तो इसका आंसर क्या है कि जो ये वाला कर्व है,
ये वाला कर्व यू शेप नहीं होता। ये जो शेप आप देख रहे हो ऑब्वियस ही बात है, ये यू शेप नहीं है। यू शेप में क्या होता है, यू नीचे आने के बाद वापस उठता है, तो इसमें उठाव नहीं है, इसमें गिराव ही गिराव है, और आगे चलोगे तो और गिरता चला जाएगा ये। अब इसको जरा समझाता हूँ मैं क्या है। आपने एक इकाई बनाई तो आपकी एवरेज कॉस्ट 60 आई। आपने 2 इकाइयाँ बनाई तो आपकी एवरेज कॉस्ट 30 आई। तो ये क्या हो रहा होगा, ये वही वाले चित्र का है, ध्यान देना, जिसमें फिक्स कॉस्ट 60 थी और आपकी क्वांटिटी जब 1 थी तो ये बना। आपकी क्वांटिटी जब 2 हो गई तो आपकी AFC 30 हो गई। जब 3 हुआ तो आपकी AFC 20 हो गई। देखो 3 पे ये 20 हो गई, 4 पे ये 15 हो गई, 5 पे ये आपकी 12 के आसपास आ गई, ये 12 यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, और 6 पे आपकी 10 आ गई। यानी अगर सच बताऊं तो ये फिक्स कॉस्ट 60 रुपये है, और यहाँ 1 होगी तो क्या होगा, 2 होगी तो क्या होगा, ऐसे चलता जाएगा। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका AFC कर्व ये और गिरता जाएगा, कभी शून्य नहीं होगा, पर शून्य के नज़दीक पहुंचने की इसकी प्रवृत्ति होगी, लेकिन कभी शून्य नहीं होगा। याद रखिएगा, कभी भी ये टच नहीं करेगा इस लाइन को, जो नीचे लाइन चल रही है ना OX एक्सिस, उसको कभी टच नहीं करेगा, लेकिन कम होता जाएगा। और ये जो कर्व का शेप है ना, इसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अति परिवलय उसको बोलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, इसमें ये होता है कि जैसे आप, ये बिंदु है, देखो ये बिंदु है ना, ये बिंदु, इस बिंदु को मल्टीप्लाई करो तो बनेगी सिचुएशन 60 इंटू 1। जस्ट अ मिनट, इस बिंदु को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगी सिचुएशन 60 इंटू 1। इस बिंदु को मल्टीप्लाई करोगे तो बनी सिचुएशन 30 इंटू 2। इस बिंदु पे करोगे तो 20 इंटू 3। ये मैं मन से नहीं बता रहा, ये देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ 4 है और यहाँ पे 15 के आसपास है, 15 इंटू 4, और यहाँ है तो ये है लाइक 12 इंटू 5, और उसके बाद वाला है आपका 10 इंटू 6। तो इन सब का मल्टीप्लाई, मतलब आपका कर्व इस तरह का होता है, आपका जो कर्व होता है वो इस तरह का होता है कि अगर इनको गुणा कराया जाए तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। जैसे इस मामले में 60 को मैं बता रहा हूँ, तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो याद भी कर सकते हो, रट्टा लगाओ, आपकी इच्छा है। AFC कर्व जो होता है वो यू शेप्ड नहीं होता, पहली बात, और बेसिकली जो होता है वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक ही चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपके समझ आ जाए, और होपफुली समझ भी रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, सीमांत लागत प्राप्त की जा सकती है। आपको अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो आप देखो, आपकी टोटल कॉस्ट में जो अंतर आता है उससे आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो। इसी तरह से आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें जो अंतर आता है आप उससे भी मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो। ये दोनों कैसे बने वो समझो। अब आप देखो टोटल कॉस्ट कैसे बनती है। टोटल कॉस्ट बनती है आपकी फिक्स कॉस्ट से प्लस वेरिएबल कॉस्ट से। थोड़ी देर के लिए फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट ही होती है, मतलब वो तो फिक्स ही रहती है। चेंज किस में होता है, केवल वेरिएबल कॉस्ट में। तो वेरिएबल कॉस्ट में जो हो रहा चेंज है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, या यूं कह लो कि टोटल कॉस्ट में जो चेंज हो रहा होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। तो अब जब मैंने ये बात समझा दी तो अब ये कहना है कि आप मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हो। TFC कर्व से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। TVC कर्व से निकाल सकते हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व से निकाल सकते हैं। TC के डाल द्वारा, लेकिन TVC के डाल द्वारा नहीं, ये गलत है और ये सही है। आप टोटल कॉस्ट, मतलब अगर आप एक टोटल कॉस्ट को का कर्व बनाओगे ना, तो उस कर्व के स्लोप को देख के मैं आपको बता दूंगा कितनी मार्जिनल कॉस्ट रही होगी, मैं अभी बताऊंगा आपको। या टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व देखकर भी आप बता सकते हो। अब आप जैसे देखो, ये में क्या है, देखो यहाँ पे ये ब्लू लाइन कौन सी है, ये ब्लू पे साइन लिखा है टोटल कॉस्ट, ये 0 इकाई पे यहाँ आ रही है, ये करीबन 60 रुपये है ना। और एक इकाई पे ये जो आ रही है ये लगभग 80 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो 80 नहीं 90 रुपये के आसपास है, ठीक है।
तो शून्य इकाई पे आपकी टीसी आ रही है 60, 1 यूनिट पे आपकी ये आ रही है लगभग 90। वो तो जितना सफाई से चित्र बना होगा। 2 यूनिट पे तो मुझे साफ दिख रही है 100 रुपये। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो मार्जिनल कॉस्ट बता रहा हूँ आपको। पहले 60 आ रही थी, 1 इकाई बनाते ही 90 आ गई, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट 30 हो गई। और यहाँ से 90 के बाद 100 हो गई, तो यहाँ की आपकी मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपये हो गई। तो जैसे मैं टीसी कर्व को देख के आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना बता सकता हूँ। इन्होंने देखो ये जो ऑरेंज कलर है ये मार्जिनल कॉस्ट का ही है। तो देखो पहली यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट 30 दिखाई है, और दूसरे की आप मान के चलिए 10 के आसपास ही है। ठीक है, तो ये तो दोनों रेखाएं मैंने दिखाई है इसके ऊपर। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टीसी कर्व का जो ये देखो ये लगातार बढ़ रही है, ये देखो ये बड़ी बड़ी उठी उठी उठी, यानी आपकी लागत बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। तो ये जो गैप है ना, ये गैप जो है यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ये एम सी है, MC1। यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ये है आपका MC2। यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ये है MC3। तो आपका जो कर्व का उठाव है ना, ढलाव बोलो स्लोप बोलो, ये कर्व का उठाव या गिराव जो भी होता है उसको अपन ढाल बोल देते हैं, वो जो है वो मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और सेम सेम अगर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी उठाव देखोगे, ये उठ रही है ना, तो ये जो है ना गैप, ये मार्जिनल कॉस्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि सीमांत लागत को हम कैसे इन दोनों तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही सही है। इसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट वक्र को काटता है। ये लाइन आपको रट लेनी है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो आपके एसी कर्व को उसके न्यूनतम बिंदु पे काटता है। जरा इसको देखिएगा, आप तक समझ नहीं आ रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मार्जिनल कॉस्ट है और ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, ये दो कर्व है, डॉट डॉट लाइन वाला मार्जिनल कॉस्ट है। अब आप देखो ये स्लोप कहाँ जा रहा है, नीचे। एक सेकंड, ये कहाँ जा रहा है, नीचे। तो जब तक आपकी मार्जिनल कॉस्ट नीचे जा रही है, यानी 1 इकाई पे और कम और कम और कम होता जा रहा है, तो आपका एसी कर्व देखो, एसी कर्व का स्लोप भी डाउनफॉल है। ध्यान देना, जब तक आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे जा रहा है तब तक आपका एवरेज कॉस्ट कर्व भी नीचे जा रहा है। यहाँ पे आके ये मिल गया, यहाँ पे आके इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, काटा, मिलन हो गया दोनों बिंदुओं का। अब इसके बाद खेल देखो, इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट उठने लग गई, और जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट का राइज शुरू हुआ, जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट का राइज शुरू हुआ, क्योंकि जैसे जैसे आप उत्पत्ति का साधन बढ़ाओगे तो फिर वो महंगे होने लग जाते हैं, तो जैसे जैसे आपकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा लगने लग गई, अब आपका एवरेज भी उठने लग गया। इसे मैं 2 मिनट के एक एग्जांपल से बताता हूँ। क्रिकेट देखते होगे तो जल्दी समझ आ जाएगा, नहीं देखते होंगे तो थोड़ा सा लगेगा कुछ दिमाग लगाना। ठीक है, मान लीजिए अपने विराट कोहली होते हैं, और विराट कोहली का एवरेज कॉस्ट की जगह मैं एवरेज, चलो रन लिख देता हूँ, उनका एवरेज 50 का होता है, यानी वो 50 का एवरेज मेंटेन करके चलते हैं। अब ऐसे में वो एक मैच खेलने गए और वहाँ पे वो 55 रन मार के आए। 55 रन मारे ना, इन्होंने क्या किया, अपने एवरेज से अच्छे बनाए, तो इनका एवरेज क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा, थोड़ा सा एवरेज और इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि 50 का मेंटेन करते हैं तो अपने एवरेज से अच्छा परफॉर्म करके आए ना, तो इनका एवरेज इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं नया एवरेज 51 है। ये फिर एक मैच में गए और वहाँ पे अब के बाद 60 रन ठोक के आ गए। अब के बाद फिर इन्होंने एवरेज से अच्छा इम्प्रूव किया ना, तो इनका एवरेज और इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इनका एवरेज और इम्प्रूव हो गया, 52 सेट हो गया। ठीक है, अब ये 52 के एवरेज पे चल रहे हैं, फिर एक मैच खेलने गए और वहाँ 40 पे आउट हो के आ गए, तो इन्होंने एवरेज से कम किया ना, तो इनका एवरेज गिरेगा। मान लेते हैं नया एवरेज रीसेट होके वापस 50 पे आ गया, फिर ये खेलने गए और 30 पे आउट हो गए। जितना बुरी तरह से आउट होंगे उतना एवरेज जोर से गिरेगा। ठीक है, तो फिर एवरेज इनका और गिरेगा, इनका नया एवरेज हो सकता है 48 हो जाए। वो तो एवरेज कैसे बनता है, रनों की संख्या बटा मैचों की संख्या, नॉट आउट का ध्यान रखते हुए।
मैं बस बताना चाह रहा हूं कि आपका एक और बैटिंग अगर आप अच्छी करोगे तो वो आपके एवरेज को उठा देगी, और अगर आप एक और बैटिंग पुअर करोगे तो वो आपकी एवरेज को गिरा देगी। तो यहाँ तक मैं अगले क्वेश्चन में भी समझाऊंगा। आप ये देखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट जब गिरती है तो एवरेज कॉस्ट भी गिरती है, फिर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके लोएस्ट पॉइंट पे टच करती है, ये आपको कस के याद कर लेना है। और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जहाँ से उठना शुरू होती है वहाँ से एवरेज कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट वर्क को काटता है जहाँ पे एसी न्यूनतम होता है। ये आपको याद करना है, मैं इसी वीडियो में 2 बार बताऊंगा कम से कम आपको। ठीक है, चलो, ये औसत लागत सीमांत लागत में सारा संबंध वंबंध लिखा है, सारा अच्छे से पढ़ना, पीडीएफ मंगा लेना, ठीक रहेगा। बाकी आपकी इच्छा, कि हम तो पढ़ लेंगे खुद ही, पढ़ लेना कौन मना करता है। सीमांत लागत और औसत लागत के संबंध का कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? सीमांत लागत घटने पर, मार्जिनल कॉस्ट घटने पर, यानी एक और इकाई को बनाने पर लागत जो घटती है तो एवरेज कॉस्ट घटती है। यानी एमसी, अगर जैसे आपका जो एसी है वो 20 है, यानी आपको एक इकाई पे बनाने पे 20 रुपए लगते हैं। ठीक है, और मैं इसको प्रूव करता हूँ अभी, है ना। और अगर आपने कोई उसके बाद इकाई बनाई और वो अगर मान लो आपके 15 रुपए में बन गई तो डेफिनेटली ये एसी गिरेगी। अब मैं इसको बताता हूँ काल्पनिक आंकड़े देके, कि आपने 9 यूनिट बनाते हो, आपकी 20 रुपए की एवरेज कॉस्ट है, इसका मतलब है आपकी टोटल कॉस्ट इस बिंदु पे 180 है। फिर आप 10वीं इकाई बनाई, 10वीं इकाई को बनाने में आपकी मार्जिनल कॉस्ट 15 रुपये लगी, यानी 15 रुपये आपके और लगे, तो 180 लग रहे थे, और 15 रुपये और लगने पे आपके अब 195 रुपये लग रहे हैं। अब आप चूंकि 195 रुपये में 10 इकाई बना रहे हो तो आपकी एवरेज कॉस्ट 19.5 हो गई। तो मैं जो बोल रहा था वो यही था कि मार्जिनल कॉस्ट, अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से कम है तो आपका जो न्यू एवरेज बनेगा वो कम होगा। सीमांत लागत के घटने पे औसत लागत घटती है, ये सही है। औसत लागत के घटने पे सीमांत लागत उससे भी तेज गति से घटती है, ये याद कर लीजिए, ये सही बात है। अगर आपका एवरेज घट रहा है ना, तो मान के चलो कि मार्जिनल जो रहा होगा वो तेजी से घटा होगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से घटता है तब जाके घटता है। एवरेज को हिलाना आसान नहीं होता। अगर किसी का एवरेज, मान लो कि विराट कोहली 50 से एकदम से 48 पे आया है, एवरेज घट कम हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ लो कि इसने यहाँ पे बहुत पुअर परफॉर्म किया है, तब जाके उसका एवरेज एकदम से 2 पॉइंट गिर गया है ना। एवरेज बहुत इकाइयों से बनता है, एक इनिंग से इतना घट गया। ठीक है, मैं 2 मिनट लूंगा, जहाँ इतना समय ले लिया वहाँ ले लो। मान लो कि किसी क्षेत्र में बरसात है, मान लीजिए 80 सेंटीमीटर, और ये पिछले 7 दिन का एवरेज है ना। अब 8वें दिन बरसात होती है, 8वें दिन बरसात होती है, और आपका ये एसी 85 पहुंच गया, तो इसका मतलब ये मत समझो कि है ना 8वें दिन 5 इंच बरसात हुई है, इंच या सेंटीमीटर जो भी बोलो, 5 सेंटीमीटर बरसात हुई है। भाई साहब, 8 दिन का एवरेज 85 आने का मतलब है कि अगर मैं आपको बताऊं 7 दिन में 7 इंटू 80 560 सेंटीमीटर बरसात हुई थी, तो 8 दिन का एवरेज अगर 85 है तो 8 इंटू 85, 8 8 64, 8 40, 680 सेंटीमीटर बरसात हुई है। इसका मतलब क्या है कि 8वें दिन 120 सेंटीमीटर बरसात हुई है। बताओ, यहां पे आपने एकदम से क्या देख रहे थे, 5 सेंटीमीटर एवरेज इंप्रूव हुआ है, पर आप सोचो एक बरसात ने 5 सेंटीमीटर एवरेज इंप्रूव कर दिया, तो बहुत तेज बरसात हुई होगी। इसी तरह से अगर एवरेज डाउन हुआ है तो मार्जिनल चीज जो हुई होगी वो बहुत ज्यादा तेजी से हुई होगी। तो ये बिल्कुल सही है। और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी, ये बात भी सच है। और ये सारे के सारे, चूंकि ए बी सी सारे सही हैं, तो ये सारे कथन सही हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कथन सही हैं, बिल्कुल डी आंसर होगा इसका। ये सारी कहानी लिखी है, पढ़ लेना। अब बिल्कुल आसान सी बात, ब्रेक इवन पॉइंट का अभिप्राय क्या होता है? कोई भी नया बिजनेसमैन होता है, उसका पहला टारगेट होता है बीईपी को अचीव करना। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है समविच्छेद बिंदु, हम हिंदी में बोलते हैं, जिस बिंदु पर ना लाभ होता है ना हानि, यानी जहां पे आपका सेल्स बराबर कॉस्ट के हो जाता है। सेल को आप रेवेन्यू से दिखा सकते हो, प्राइस से दिखा सकते हो, या सेल्स बोल देते। जहां पे अगर मान लो मैं
1000 यूनिट बना के बेच रहा हूँ और 1000 यूनिट को बनाने में भी 2 लाख रुपए लग रहे हैं और 1000 यूनिट को बेचने से भी 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। आप सोचेंगे कि अच्छा सर मैं 2 लाख की बनाऊंगा तो 2 लाख का क्यों बेचूंगा। स्थितियां कुछ भी करवा सकती है। तो जिस बिंदु पे विक्रय मूल्य या विक्रय राशि लागत मूल्य के बराबर होती है, इसे आप आगम बोल सकते हो, इसे आप लागत बोल सकते हो। तो कुल आगम कुल लागत के बराबर होती है, वो डेफिनेटली डेफिनेटली सम विच्छेद बिंदु होता है। कुल आगम कुल स्थिर लागत के बराबर होगी नहीं, गलत है। ये सारी गलत है। मतलब मेन तो आ गया आंसर आपका कि अगर आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के बराबर है तो डेफिनेटली इट शोज ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। संस्था हमेशा, नई संस्था पहले बीईपी को अचीव करती है, उसके बाद वो कोशिश करती है कि फिर प्रॉफिट में आए। ठीक है। अब यही क्वेश्चन इसने दोबारा दूसरी तरह से पूछा, आपको लगेगा रिपीट हो गया होगा, लेकिन ये अलग क्वेश्चन है। अलाभ स्थिति का अभिप्राय क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट ही पूछ रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पे टोटल इनकम टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी टोटल इनकम टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगी तो फिर फिक्स कॉस्ट कहाँ से आएगी, फिक्स कॉस्ट कहाँ से कवर होगी? कुल आगम बराबर कुल स्थिर लागत। तो अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी तो वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से कवर होगी? इसका मतलब देखो, अगर ये इसके बराबर है, जैसे अगर ऐसे काल्पनिक आंकड़े बताऊँ, ये 8 लाख है, ये 8 लाख है, तो आपने क्या कहा, ये 8 लाख हमारी सेल है और ये 8 लाख हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर 8 लाख तो वेरिएबल कॉस्ट है, यानी जितने में बनाया उतने में बेच दिया, तो फिर आपकी फिक्स कॉस्ट कहाँ से कवर होगी? या मान लीजिए ये 8 लाख है और ये 8 लाख है, तो अगर आप उतना ही बेच रहे हो जिससे आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो रही है, तो जो बनाने में वेरिएबल कॉस्ट लग रही है वो कहाँ से कवर होगी? तो ये दोनों में तो आप लॉस में जाओगे। ये देखो, कीमत इक्वल टू परिवर्तनशील लागत। अगर आप कीमत से अगेन केवल परिवर्तनशील लागत को कवर करोगे तो स्थायी लागत का क्या होगा? तो ये भी सूत्र नहीं हो सकता। कीमत बराबर औसत लागत। हाँ, अब आप देखो इसका आंसर यही है। पिछली बार जैसे मैंने समझाया कि ब्रेक इवन पॉइंट बेटा क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ सेल बराबर कॉस्ट के। ठीक है, सेल को हम रेवेन्यू कह देते हैं, कॉस्ट को हम कॉस्ट ही बोलते हैं। अब आप समझिए, अगर मैं रेवेन्यू में क्वांटिटी का भाग लगा दूं और कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग लगा दूं, तो अगर मैं जो मेरा रेवेन्यू है मान लो 8 लाख और उसमें मैं इकाइयाँ बनाता हूँ मान लीजिए 1000, उसका भाग लगा देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एवरेज रेवेन्यू या कहीं प्राइस आ जाएगा और मैं कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग लगाऊंगा तो मेरी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट में दोनों तरफ क्यू और क्यू का भाग लगा दिया। तो कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट, ये टोटल है ना, टोटल कॉस्ट में आप क्यू का भाग लगाओगे तो वो एवरेज कॉस्ट हो जाएगी और टोटल आर में आप क्यू का भाग लगाओगे तो वो ए आर हो जाएगा। ए आर को ही अपन प्राइस से डिनोट करते हैं। तो अगर वस्तु का विक्रय मूल्य और वस्तु की औसत लागत बराबर आ जाती है तो फिर आपको कोई लाभ न कोई हानि, कुछ नहीं होगा। तो ये जस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा सकता है। बी रेडी फॉर दैट। आप कहेगा यार कि सर हम तो बीईपी बराबर वो बिंदु, बहुत सारे होते हैं बीईपी वाला चैप्टर भी कोर्स में होता है, मैं और भी तरीके से बता सकता हूँ। जहाँ सेल बराबर टोटल कॉस्ट के हो, ये बीईपी होता है। जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, वो भी बीईपी होता है। जहाँ कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स कॉस्ट के होता है, जहाँ सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, ये सब बीईपी बिंदु के ही आंसर हैं, ये सब भी चलते हैं। लेकिन एक आंसर ये भी हो सकता है जहाँ प्रति वस्तु विक्रय मूल्य प्रति वस्तु लागत मूल्य के बराबर हो, तो वो बिंदु भी ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ये डी इसका आंसर रहेगा। ठीक, चलिए अब अपन कुछ थोड़े से हल्के फुल्के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक फर्म द्वारा साधनों को खरीदने में जो लागत आती है उसे क्या कहा जाता है? अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, सपोज करो आपकी बेकरी है, मान लीजिए बेकरी है, तो आप मैदा भी मंगाओगे, उस पर खर्चा होगा। आप एक कुक या शेफ मंगाओगे, जो बेकर होगा जो बनाएगा उसको, उस पर भी पैसा लगेगा। आप एक दुकान किराए पे लोगे, उसका रेंट भी पे करोगे। तो उत्पादन के जो साधन होते हैं
उनको जो आप अपनी जेब से पैसे देते हैं, वो जो लागत होती है उसे अपन एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, स्पष्ट लागत या व्यक्त लागत होती है। सिंपल समझ लो, कर्जा लिया है, लोन लिया है तो ब्याज देना पड़ेगा। कोई बिल्डिंग या प्रॉपर्टी ली है तो उसका रेंट देना पड़ेगा। मजदूर को उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी। कच्चे माल पे व्यय करना पड़ेगा। ठीक है, ये इतना सब होगा ही होगा। ये कॉस्ट की आप अकाउंटिंग कर सकते हो, इसलिए इसको अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं। जेब का पैसा लगता है एक बार के लिए तो इसे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं। ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। और हिंदी में इसको स्पष्ट लागतें या व्यक्त लागतें कहते हैं। साफ साफ क्लियरली दिखाई देती है तो दृश्य लागतें भी कह सकते हो। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और विजिबल कॉस्ट, ये सब इसके आप कहाँ और कहानी पढ़ लेना स्क्रीन पॉज करके या पीडीएफ के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अर्थशास्त्र में किस लागत की अवधारणा का सर्वाधिक उपयोग होता है? इकोनॉमिक्स में जो मतलब कॉस्ट कई तरह की होती है, कई तरह के फंडे फिनोमिनाज हैं। जो सबसे मेन डिसीजन मेकिंग में काम आती है कॉस्ट, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अवसर लागत का सबसे मेन यूज़ किया जाता है। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। जैसे सपोज करो ये मैं हूँ, ठीक है। मेरे पास मान लो दो ऑप्शन है। एक ये ऑप्शन है कि मैं अपना स्टूडियो खोलूँ और कंटेंट रिकॉर्ड करूँ और सेल करूँ, ठीक है। एक तरीका ये है कि मैं किसी के पास फैकल्टी हो जाऊँ और वो मान लो मुझे 30,000 रुपये देते हैं, ठीक है। तो अब ये मेरे पास ऑफ़र है, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ वो एक अलग बात है। लेकिन ये मेरे पास ऑफ़र है कि सर आप हमारे पास आ जाओ, आप 3-4 घंटे या जो भी तय होता है वो पढ़ाओ और हम आपको 30,000 रुपये देंगे। ऑल्टरनेटिवली मेरे पास ऑप्शन ये है कि 4 घंटे की मेहनत से मैं स्टूडियो में कंटेंट बनाऊँ। क्या करना चाहिए? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्टूडियो पे इनकम कितनी आती है। लेकिन अब सुनना, अगर मान लो स्टूडियो से मेरे को इनकम 12,000 रुपये आती है, तो एक समझदार इंसान या मेरे घर वाले मुझे कहेंगे कि सर कि आप यार घर पे माथा क्यों मार रहे हो? क्योंकि अब एक मिनट इसको हटाओ। मैं उनको ये कहने की कोशिश करूँगा अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ, 12,000 रुपये कमा रहा हूँ, लेकिन मैं मनी मन जरूर जानता हूँ कि मैं ऐसा करके 18,000 का घाटा कर रहा हूँ। अकाउंट्स की दृष्टि से देखोगे, अकाउंट्स की दृष्टि से तो 12,000 रुपये इनकम में दिखाई देगा, पी एंड एल के सी आर में दिखाई देगा। अगर मैं अपना पी एंड एल बनाऊँ तो 12,000 मैं कमा रहा हूँ, तो 12,000 इनकम में फीस के तौर पे दिखाई देगा। लेकिन मैं इकोनॉमिकली सोचूं तो मैं 18,000 घाटे में जाऊंगा और मेरे को रह रह के ये बात सताएगी कि मैंने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। क्योंकि मेरे पास अवसर था, मैं चाहता तो वहाँ जा सकता था और वहाँ से 30,000 कमा सकता था। तो जो विकल्प आप त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, वो आपके लिए एक तरह का लागत का काम करती है। लागत इतना समझना आसान है कि जैसे सपोज करो स्टूडियो में हेल्प करने के लिए मैंने एक लड़के को रखा है और उसको मैं 5,000 रुपये देता हूँ। ये 5,000 रुपये लागत है, ये तो सबको समझ में आती है, ठीक है, ये तो कॉस्ट है ही है। लेकिन मैंने ये जो कमाई का अवसर गंवा दिया, वो मेरे लिए अवसर लागत बनेगा। और मैं 2 मिनट समझाता हूँ क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन कनेक्टेड है इससे। सपोज करो जिस जगह पे मैं जिस कमरे में शूट करता हूँ, मैं चाहता वो मेरा खुद का है, मैं चाहता तो उसको किराए पे दे देता, तो उससे मैं 5,000 रुपये कमाता। और मैंने इस स्टूडियो सेटअप पे 3 लाख रुपए खर्चा किया, उसको मैं अगर 1% के ब्याज पे देता तो मैं 3,000 रुपये यहाँ से कमाता। यानी मेरे लिए स्टूडियो शुरू करने की लागत जो है वो 38,000 हो गई। ये मेरे लिए एक तरह का चैलेंज है कि मुझे कम से कम इस स्टूडियो सेटअप से 38,000 तो मिनिमम इनकम होनी चाहिए लॉजिकल ग्राउंड पे, ठीक है। तो वो मतलब मैंने कहा ना कि अगर मैं मान लो इस स्टूडियो से 12,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो अब अगर पूरी बात देखो तो दुनिया की नज़र में मैं 12 कमा रहा हूँ, पर इकोनॉमिक्स की नज़र में मैं पूरा पूरा 26,000 रुपये घाटे में जा रहा हूँ। क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं, मेरे पास लिमिटेड, मैं कोई अमर तो हूँ नहीं कि मैं जीवन भर जीऊँगा, मतलब सदी के अंत तक जीऊँगा, ठीक है।
कमरे भी मेरे पास लिमिटेड है, पैसा भी मेरे पास लिमिटेड है, तो मुझे उसका बेहतर यूज़ करना चाहिए था। तो इसलिए कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा किस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाता है? इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा आपका अवसर लागत पे ध्यान दिया जाता है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, अभी है चार्जिंग। चलो, तो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे ध्यान दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छा समझने लायक क्वेश्चन था, मैं कितना समझा पाया नहीं कह सकता। अवसर लागत का क्या अर्थ होता है? अवसर लागत यानी जो आपके पास ऑप्शन था और जो आपने छोड़ दिया, तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होता है वो। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल में बताया है कि सपोज करो आपने, जैसे मैंने मान लो सीए की पढ़ाई कर ली, अब मेरे पास एक ऑप्शन आया कि मैं किसी रेप्यूटेड कॉलेज में एज अ फैकल्टी लग सकता हूँ, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं बैंक में नौकरी कर सकता हूँ, और तीसरा ऑप्शन ये आया कि मैं किसी एक कंपनी में सेल मैनेजर बन सकता हूँ। मान लो मैंने ये तीनों पढ़ाई, मतलब ये पढ़ाई कर रखी है, तो मैं तीनों के लिए एलिजिबल हूँ। अब हो ये रहा है कि जो सेल मैनेजर मेरे को बना रहा है बंदा, वो मेरे को 40,000 रुपये ऑफर कर रहा है, बैंक वाला मेरे को 50,000 रुपये ऑफर कर रहा है, और कॉलेज में मैं पढ़ाऊँगा तो मेरे को 80,000 मिलेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है मैंने ये चुनना, ठीक है। अब अवसर लागत किसको कहेंगे? तो अवसर लागत, मेरे पास इधर जाने का अवसर भी था, इधर जाने का अवसर भी था, तो अवसर लागत तो 50,000 भी है, 40,000 भी है, लेकिन हम नेक्स्ट बेस्ट जो होता है ना, जो नेक्स्ट बेस्ट होता है, हमने क्या ऑप्ट किया? मैंने भले स्टूडियो में 12,000 कमाना मंजूर किया, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे पास क्या बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था इधर? व्हाट कुड बी द बेस्ट? जैसे मैंने बताया कि मैं फैकल्टी के तौर पे चला जाता, मकान को किराए पे दे देता, और पैसे को ब्याज पे उठा देता, तो 38,000 कमाने का ऑप्शन मेरे पास था ना। हो सकता है मेरे पास कोई और ऑप्शन भी हो, उसमें मैं 25,000 कमा सकता हूँ, पर इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कहेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो आपने छोड़ दिया उसको कहते हैं। किसी एक विकल्प को चुनने पे, जैसे मैंने स्टूडियो को चुना, पर छोड़े गए अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य। इट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट, जो आपने छोड़ दिया अपनी इच्छा से, कुछ भी सोच के। हो सकता है मैंने स्टूडियो बहुत लंबी रेस का सोच के छोड़ा हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है मैंने केवल मन की इच्छा के लिए छोड़ दिया हो कि मेरे को दुनिया भर की बातों में नहीं आना, पैसा ही पैसा नहीं कमाना, मुझे कुछ और करना है। अपन उसमें नहीं जाते, अपन ये कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या। पर एक बात मानिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके डिसीजन को रेशनल बनाने में एक भूमिका अदा करती है, आपको वो निर्णय लेने में मदद करती है। मैंने कहा ना, वो कॉस्ट जो दिखाई देती है कि इसको दिया उसको दिया, वो कॉस्ट तो होती ही है, पर जो आपके पास ऑप्शंस थे और जिनको आप छोड़ के बढ़ते हो आगे, पूरी लाइफ में आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं ना, कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोटा भी छोड़ना पड़ेगा, वो वाली बात है। खैर, सारी बात है। अवसर लागत का अर्थ ये है, इसका डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र आयताकार अति परवलय होता है? मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व होता है वो एक बिंदु से शुरू होगा, फिर कम होते 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 बस एक्स पॉइंट को टच नहीं करेगा, बाकी गिरता ही चला जाएगा। ये है ना, खैर मैं ये नहीं कहता। ए बी सी, एम सी, ए सी, ये सारे वक्र यू शेप होंगे। ये जो होगा हिंदी में आयताकार अति परवलय, इंग्लिश में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आंकड़े हैं, इसकी मदद से आप देख सकते हो AFC। ये AFC को आप गिरते हुए ये मैंने कोई और चित्र लिया है, लेकिन ये वाला जो शेप है, ये वाला, ठीक है, ये वाला शेप है इसमें। बाकी और आप पढ़ लेना कि AFC वक्र आयताकार अति परवलय क्यों होता है वगैरह, मैंने बात पहले ही बता दी थी आपको, ठीक है। निम्नलिखित सूत्र में औसत लागत किसके बराबर है? तो ये बराबर सिंपल है, टोटल कॉस्ट में अगर आप n का भाग लगाओगे तो आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। n का मतलब क्वांटिटी होता है। अब एक गलती ये करता है कि एग्जाम में अपन इतना जल्दी में होते हैं कि अपन ये देखा, आंसर भर दिया, ए लिख दिया। अब आप देखो इसमें क्या लिखा है कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपन क्यों करेंगे, तो इसमें भी आपका आ जाएगा। क्योंकि देखो टोटल कॉस्ट किससे बनता है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से बनता है। तो अगर आप टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग लगाओगे तो आपका AC आ जाएगा, और इसकी जगह अगर आप इन दोनों के नीचे Q का भाग लगाओगे तो भी आपका AC आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला
चलेगा, ये चलेगा। और आप सोचो इनको और अलग अलग ब्रेकअप करो। टी एफ सी अपॉन क्यू का भाग लगाओगे तो आपका ए एफ सी आ जाएगा, अलग अलग कर रहा हूँ ना। और टी वी सी अपॉन क्यू का भाग लगाओगे तो ए वी सी आ जाएगा। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के भी आप एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हो। अब आपको वो तर्क समझ में आ रहा होगा कि मैंने वीडियो के शुरू शुरू में टेबल बनाने की कोशिश क्यों करी। तो ये भी चलेगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट बोलते हैं, उसको निकालने के हैं। ये तीनों ही सूत्र बिल्कुल सही है, ठीक है, डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, औसत लागत तथा सीमांत लागत के संबंधों का कौन सा कथन असत्य है? तो 3 सत्य देगा ये आपको। सीमांत लागत जो होती है वो औसत लागत से ऊपर या नीचे हो सकती है। तो थोड़ी देर पहले आपने चित्र देखा था, उसमें मैं आपको बताता हूँ, ऐसी चित्र था, मार्जिनल कॉस्ट नीचे जा रही थी और फिर ऊपर उठने लगी थी, है ना, ऐसे डॉट 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 डॉट। अरे यार एक सेकंड वापस बनाता हूँ, है ना, यूं गई और यूं चली, है ना। और ये हुआ था कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट थी वो लाइन यूं गई और इसके बाद ये भी उठने लग गई, है ना। तो ये वाली लाइन थी आपकी ए सी और ये वाली लाइन थी आपकी एम सी, और ये इसको इन्होंने न्यूनतम बिंदु पे काटा था। एम सी बढ़ने लग गई थी तो फिर ए सी भी बढ़ने लग गई थी, ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है। अब तो सीमांत लागत जो है वो पहले देखो ए सी से नीचे चल रही है और फिर उससे ऊपर चल रही है। वो चित्र आपके दिमाग में बैठ गया तो हो जाएगा, तो ये सही है। जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे नीचे रहती है। औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत नीचे रहती है, इसको छोड़ देते। औसत लागत घटने पर, अच्छा, जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत, औसत लागत घटती है सीमांत लागत से नीचे रहती है, सही है वाला। औसत लागत घटने पर सीमांत लागत भी सदैव घटती है, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है, मतलब ये खास सिचुएशन है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। सीमांत लागत औसत लागत को न्यूनतम बिंदु पर काटती हुई ऊपर आगे निकल जाती है, बिल्कुल सही है। ये मार्जिनल कॉस्ट इसको ए सी पे इंटरसेक्ट करते हुए फिर आगे निकल जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है, ये भी सही है ना। देखो ये सच है कि मार्जिनल कॉस्ट के नीचे जाने पे एसी नीचे जाएगी, लेकिन ये उल्टी तरफ से सत्य नहीं है कि एसी के नीचे जाने पे, एसी के नीचे जाने पे एमसी नीचे जाएगी, ये सत्य नहीं है। इस तरह की विशेष परिस्थितियां मैंने आगे जिक्र किया है। हो सकती है कि एसी नीचे जाए पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट नीचे नहीं जाए, क्योंकि एसी बहुत पीछे की इकाइयों का कलेक्शन से निकला हुआ रिजल्ट होता है। तो वो मैंने एक एग्जांपल देके समझाया है। ये वाली सी वाली बात जो है ना वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखना है, एक थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये कुल लागत है, एक बार आप समझ में आ रहे हो, पहली इकाई पे कुल लागत 10 रुपये आई, फिर 18 रुपये आई, तो यानी सेकेंड इकाई की मार्जिनल कॉस्ट 8 रुपये हुई। 3 इकाई को बनाने में 24 लगे तो यानी यहाँ से यहाँ 6 रुपये इम्प्रूव हो गया। फिर 29 रुपये लगे तो यहाँ से यहाँ 5 रुपये इम्प्रूव हो गया। यहाँ 35 रुपये लगे तो यहाँ 6 रुपये इम्प्रूव हो गया। अब आप गौर करो आपकी, और आप एवरेज कैसे बनाओगे? इस टीसी के अंदर क्वांटिटी का भाग लगा के आप एसी बनाओगे। यूनिट नंबर 4 तक देखो क्या हो रहा है, एसी गिर रहा है और मार्जिनल कॉस्ट भी गिर रहा है। 4 तक तो यही है, यहाँ तक, यहाँ तक गिर रहे हैं, दोनों गिर रहे हैं, ठीक है। यूनिट 5 पे एमसी बढ़ गया, ये देखो 5 से 6 हो गया, लेकिन एवरेज अभी भी गिर रहा है। तो इसने जो कहा था ना लाइन में, सी वाली लाइन में आप ध्यान से देखो, उसमें कहा था कि जब एसी गिरता है तो एमसी सदैव गिरता है। तो यहाँ पे एसी के गिरने के बावजूद भी एमसी इम्प्रूव्ड है, ये हो गई बात। इसलिए मैंने कहा कि वो वाला कथन सत्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद है, जब किसी अ, उत्पादन कार्य में श्रमिक को परिश्रम के रूप में जो त्याग करना पड़ता है उसे कौन सी लागत कहा जाता है? तो इस चैप्टर में जब आप लागत के बहुत सारे फिनोमिनास पढ़ोगे तो आप पढ़ेंगे जैसे स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें, या जिसे कहें एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक आप पढ़ेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। एक आप कॉस्ट पढ़ेंगे प्रधान लागत, पूरक लागत। उसी तरह से आप एक फिनोमिना पढ़ेंगे वास्तविक लागत। तो वास्तविक लागत का बहुत सिंपल है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान लेबर जो मेहनत करता है, जो सेक्रीफाइस करता है, जो कष्ट वो झेलता है, वो है वास्तविक लागत। और थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लो हमने एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया,
तो फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है या जो फैक्ट्री से मान लीजिए गार्बेज निकलता है या गंदा पानी निकलता है, वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है, उसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान होता है, तो वो समाज के लिए वास्तविक लागत है। तो इसको अपन सामाजिक लागत कहेंगे, वास्तविक लागत बोलेंगे। प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो कष्ट झेला जाता है। अच्छा, जो प्रोडक्शन के अंदर पैसा लगा रहा है, मान लो किसी ने 50 लाख रुपए का प्लांट लगाया, तो कभी ना कभी उसने 50 लाख इकट्ठा किया होगा, और 50 लाख इकट्ठा करने के चक्कर में न जाने उसने अपनी कितनी इच्छाएं मारी होंगी। तो उसने वेट किया, प्रतीक्षा किया, सहा। तो ये जो है ना, ये जो शब्द हैं, ये सारे इमोशंस कह लो, ये जो सारे इमोशंस हैं, ये आपके वास्तविक लागत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब किसी उत्पादन कार्य में श्रमिक को जो परिश्रम के रूप में पसीना बहाना पड़ता है, जो उसको त्याग करना पड़ता है, उसे हम वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट कहते हैं। ये सारा कहानी आप पढ़ लेना, ठीक है। बी आंसर होगा ये सारी कहानी। उसके बाद है उत्पादन के जिस स्तर पे औसत लागत और सीमांत लागत बराबर हो, तो इस बिंदु पर औसत लागत होती है न्यूनतम। ये आज की वीडियो में तीसरी बार आ गया है ये वाला वापस। आप वापस देखोगे थोड़ा सा, ये मार्जिनल कॉस्ट लाइन है, ये जब तक गिर रही है, इसका शेप देखो, जब तक गिर रही है आपकी एवरेज कॉस्ट भी गिर रही है। फिर इसके अंदर हल्का सा उठाव शुरू हुआ, तो ये भी हल्की सी उठी, ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर पूरा इस एसी कर्व का यूं देखो, इस एसी कर्व को देखो, तो मैं पूछूं न्यूनतम बिंदु कहाँ है? न्यूनतम ये ऊंचे से नीचे गिरा, नीचे गिरा, ये इसका न्यूनतम बिंदु है, और फिर ये वापस उठना शुरू हो गई। और तो और एमसी रेखा ने इसको कहाँ काटा? एमसी रेखा ने इसको न्यूनतम बिंदु पे काटा। तो ये आपको याद रखना है कि एमसी और एसी में एमसी रेखा एसी रेखा को उसके न्यूनतम बिंदु पे काटती है। उसके बाद जैसे ही एमसी रेखा उठने लगती है, तो आपकी एवरेज कॉस्ट भी इंप्रूव होने लगेगी। जैसे ही विराट कोहली अपने एवरेज से ज़्यादा रन बनाने लगेंगे, तो उनका ओवरऑल एवरेज भी इंप्रूव होने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो ये इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, कौन सा व्यय स्थिर लागत फिक्स कॉस्ट की श्रेणी में आता है? पहचानो इसमें से कौन सी फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो उत्पादन के दौरान, मतलब एक शॉर्ट रन में बदलती नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने एक रूम किराए पे लिया था, मुझे 3,000 देने पड़ते हैं, तो एक बच्चा आओ, 10 बच्चा आओ, बच्चा मत आओ, 1,000 बच्चा आओ, मुझे वो पैसा देना पड़ेगा। तो वैसी वाली लागत। तो जो कच्चे माल को क्रय करने पर व्यय होता है, वो तो वेरिएबल नेचर का होता है। आप माल खरीदोगे तो लगेगा, प्रोडक्शन करोगे तो लगेगा, नहीं करोगे नहीं लगेगा। शक्ति पर व्यय, पावर एक्सपेंसेस, ये भी आपके वेरिएबल होते हैं। आप प्रोडक्शन करोगे तो आपके फ्यूल वगैरह की ज़रूरत रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। श्रमिक की पीस अनुसार वेजेस, तो ये तो प्रोडक्शन के हिसाब से वेजेस है, काम करेगा तो पैसे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो ये सब वेरिएबल कॉस्ट है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उत्पादन मत करो, ये खर्चे होने बंद हो जाएंगे। लेकिन फैक्ट्री भवन का किराया, ये तो आपको देना ही है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस का पैसा आपको देना ही पड़ेगा। किराया है, ब्याज है, वो तो आपका लगेगा ही लगेगा। तो वो फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल है। तो ये जो डी है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल होता है। इसके बाद है फिक्स कॉस्ट को किस और नाम से पुकारते हैं हम? तो फिक्स कॉस्ट आपकी मेन कॉस्ट होती है? नहीं। ये प्रत्यक्ष लगती है? नहीं। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है? नहीं। इसको अपन बोलते हैं ओवरहेड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपकी लगेगी लगेगी, इसको आप कॉमन कॉस्ट कह सकते हो, ओवरहेड कॉस्ट कह सकते हो, और भी नाम है। तो इसे ऊपर की लागत जो लगेगी, इसे पूरक लागत सप्लीमेंट्री कॉस्ट कह सकते हो, या कॉम्प्लीमेंट्री कॉस्ट कह सकते हो, इसे कॉमन कॉस्ट या जनरल कॉस्ट कह सकते हो, इसे इनडायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हो। तो ये सारे फिक्स कॉस्ट के ही और नाम हैं। तो होप मैं जस्टिस कर पाया, थोड़ा बहुत मैं आपको समझा पाया। आप और देखना चाहें तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप हमारा आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने का कोई पैसा नहीं लगता, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगता। इन पे आप हमारे फ्री वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको किसी कोर्स में एनरोल होना है तो बहुत कम दामों पे आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। चलिए, ठीक है।